Good morning all of you. Myself Dr. Saurabh Singh. I am the biology faculty of शिखर एकेडमी. ओके, आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका, इसको हम पावर हाउस क्यों बोलते हैं. एक नाम आता है ना इसका, पावर हाउस ऑफ द सेल. तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट व्यू में आपको बताना चाह रहा हूँ. ओके, तो अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपका एक पावर हाउस ऑफ द सेल होता है. और ये कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर में. ये सेल का ऑर्गेनेल होता है. तो इस डायग्राम्स को अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये सेल का एक डायग्राम दिया वाला है. ठीक है, इस सेल के डायग्राम में आपको क्या मिल रहा है, ये जो आपके ब्लू कलर के आपको जो स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल होता है. पहली बात क्या हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल. तो किसी भी सेल में जो एनर्जी बनती है, जो पावर आता है, दैट इज मेड बाय योर माइटोकॉन्ड्रिया. पर वो पावर या एनर्जी वो बनती कैसे है, ऐसा क्या है इसके अंदर में कि ये आपके हर सेल के अंदर में एनर्जी को बनाता है, और उस एनर्जी को आप यूज़ करके अपने बॉडी के वेरियस टाइप्स के, मतलब कि आप फंक्शंस वगैरह सब करते हो. चाहे आपको वॉकिंग करना, ओके, जो भी कुछ आपकी बॉडी में जो भी कुछ फंक्शंस हो, मतलब कि होते रहते हैं, वो बिकॉज ऑफ दैट इस माइटोकॉन्ड्रिया. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी बनाता है. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. इतनी बात क्लियर. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक आपका सेल ऑर्गेनेल है, जो कि सेल के अंदर में उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं. अब एक बात देखो, प्लांट भी हैं और एनिमल हैं. प्लांट भी और एनिमल है. तो प्लांट को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. एनिमल्स को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. इसका मतलब प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, इसका मतलब मैं आपको ध्यान से क्या बताऊं, सुनो. इसका मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या होते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से प्लांट में भी एनर्जी बनती है और एनिमल सेल में भी एनर्जी बनती है. ओके, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए कि प्लांट के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया आपका ज़्यादा रहेगा या एनिमल के अंदर में आपका माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहेगा, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनिमल के अंदर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा रहता है, क्योंकि एनिमल्स को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है वो ज़्यादा रहती है. ओके, इतनी सी बात आपको क्लियर हो चुकी. अब दूसरी चीज़ ये देखा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिक स्ट्रक्चर में जाऊं, तो अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स को आप देखो, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें आपको देखोगे तो आपको दो मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है. पहला आपको यहाँ पर दिया वाला दिख, यहाँ पे फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन. क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन. दिस इज योर, ये जो येलो कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया. और जो आपको पिंकिश टाइप के जो कलर में दिखाई पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन. तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइप का डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है. माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, जिसमें कि येलो वाली जो मेम्ब्रेन रहेगी, जो बाहर की साइड है, उसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो अंदर पिंक कलर की आपको दिखाई पड़ रही है, आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई. तो कहने का आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप रहता है, मतलब ये मान लो आप, ये आपका हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन. तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच में गैप रहता है, दैट गैप इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. तो यहाँ पर देखो, आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि आप यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो येलो मेम्ब्रेन और पिंक मेम्ब्रेन के बीच में ये जो आपका गैप है, ये जो गैप है इनके बीच में, दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. क्लियर. और इस मेम्ब्रेन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर अगर उसका आउटर मेम्ब्रेन निकाल दिया जाएगा, किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का अगर आप आउटर मेम्ब्रेन को निकाल दो, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका नॉन फंक्शनल हो जाएगा. बिना माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी तभी बना सकता है जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास आउटर मेम्ब्रेन हो. अगर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को अगर आप निकाल दो, तब आप सोचो कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को बना पाएगा, तो इट्स पॉसिबल नहीं है. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया तभी एनर्जी बना सकता है जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों रहती है. बात आई क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, एंड दैट स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द एटीपी. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और बिना इस स्पेस के आपका एटीपी नहीं बन पाएगा.
बात आए क्लियर? तो मैंने दो बातें इंपॉर्टेंट बताई, आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द एटीपी। ओके क्लियर? अब देखो अगर मैं इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ तो इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको कुछ इसकी फोल्डिंग्स दिखाई पड़ रही हैं। देखो आपको यहाँ पर ये आपके देखो ये क्या है, ये कुछ फोल्डिंग्स है दिखाई पड़ रही हैं। ये भी क्या होंगे, कुछ फोल्डिंग्स हैं। ये देखो ये फोल्डिंग्स है आपकी। क्लियर? तो ये जो फोल्डिंग्स होती हैं, इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और इन्हीं कटे फोल्डिंग्स के ऊपर आप देखो यहाँ पर डॉट डॉट टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, डॉट डॉट टाइप के स्ट्रक्चर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? F0 F1 पार्टिकल। दीज आर कॉल्ड F0 F1 पार्टिकल। इनको क्या बोलते हैं हम? F0 F1 पार्टिकल। तो इनर मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग हो रही है अंदर साइड ऐसे ऐसे जाके, जो इनर मेम्ब्रेन में ये जो फोल्डिंग्स होती चल रही है, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी के ऊपर आपके F0 F1 पार्टिकल होते हैं। दीज आर कॉल्ड F0 F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं इनको हम? F0 F1 पार्टिकल। तो इनर मेम्ब्रेन पर क्या होती है? फोल्डिंग रहती है ऐसे ऐसे, उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। और उसी कहते हैं क्रिस्टी के ऊपर स्मॉल स्मॉल टाइप के F0 F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। अब इस क्रिस्टी का इंपॉर्टेंस क्या है? इस क्रिस्टी का इंपॉर्टेंस ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। जैसे आपने इंटेस्टाइन में देखा होगा, ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन में विलाई पाई जाती है ना, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में क्या होता है? विलाई रहती है। तो विलाई की वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का बढ़ जाता है और वहाँ पर क्या एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग बन के जो क्रिस्टी बनती है, इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से इसके अंदर में F0 F1 पार्टिकल्स वगैरह भी सब आपके बढ़ जाएंगे, जो कि ATP को बनाने में कहीं ना कहीं से आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इतनी बात क्लियर? पक्के से बात। तो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग इज कॉल्ड क्रिस्टी। ओके, ऑन द क्रिस्टी F0 F1 पार्टिकल इज प्रेजेंट। क्लियर बात? पक्के से इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर में अगर बात की जाता, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसके अंदर में, तो ये देखो आपको यहाँ पर इस एरिया में दिस एरिया इज योर क्रिस्टी। क्या हो गया? क्रिस्टी क्या हो गई? ये क्रिस्टी हो गई। ये भी क्या हो गई? क्रिस्टी। ये भी क्या हो गई? क्रिस्टी। ये भी क्या हो गई? क्रिस्टी। क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर मैंने अभी क्या बताया? F0 F1 पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? F0 F1 पार्टिकल। क्या रहते हैं? F0 F1 पार्टिकल। क्लियर? अब ये देखो, ये जो आपको व्हाइट कलर का ये जो स्पेस दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको व्हाइट कलर का ये जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो आपका ये हो जाएगा दैट स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ओके, अगर मैं इसे कलर को भी चेंज करूं तो ये मान लो ये जो पूरा एरिया जो मैं दिखा रहा हूं, दैट होल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको हम? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा। बात आया? डन? तो ये क्या हो गया? ये जितना भी ग्रीन पार्ट मैंने किया, ये क्या हो गया आपका? स्ट्रोमा हो गया। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? स्ट्रोमा। अब देखो आप स्ट्रोमा के अंदर में कुछ खास बातें हैं। जैसे आप स्ट्रोमा को अगर आप देखो इसके अंदर में, तो कुछ इसमें अच्छी बातें भी हैं। जैसे हो गए स्ट्रोमा के अंदर में आपका पहला चीज़ क्या पाया था स्ट्रोमा के अंदर में? दैट वन इज राइबोसोम। स्ट्रोमा के अंदर में क्या होता है? राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम होता? 70S राइबोसोम होता। कौन सा राइबोसोम होता? 70S। दूसरा चीज़ क्या होता है इसके अंदर में? ग्रेन्यूल्स होते हैं। तीसरा चीज़ क्या इसके अंदर में होता है? दैट इज योर DNA। क्या बोला मैंने? DNA। तो मैंने अभी तक क्या बोला? इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग की वजह से क्या बनता? दिस इज योर क्रिस्टी। क्या बनी? क्रिस्टी। क्रिस्टी पर क्या होता? F0 F1 पार्टिकल होता। और इन्हीं कहते हैं क्रिस्टी के बीच में ये जो ग्रीन एरिया दिखाई पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर में आपको 70S राइबोसोम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 70S राइबोसोम। जैसे मैं इसको दिखा सकता हूँ। ये क्या हो गया? 70S राइबोसोम। क्या हो गया? 70S राइबोसोम। दैट इज योर 70S राइबोसोम। क्लियर? फिर मैं नेक्स्ट आपको क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप मान के रखिए, ये हो गया आपका ग्रेन्यूल्स। क्या हो गए? ग्रेन्यूल्स। ये भी आप मान के रखो क्या हो गए? ग्रेन्यूल्स। तो ये हो गए आपके ग्रेन्यूल्स। ओके डन। अब इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई, उसके बारे में अगर मैं दिखाऊं तो ये हो गया आपका दैट इज योर DNA। क्या हो गया? DNA। ये आपका क्या हो गया? DNA। तो DNA दिस इज योर
डीएनए। क्लियर? तो एक स्ट्रोमा के अंदर में क्या 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 पाया जाता है? एक स्ट्रोमा के अंदर में आपको मिल जाएगा 70S राइबोसोम, ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे और आपका डीएनए मिल जाएगा। ओके, ये डीएनए क्या होता है? ये डीएनए आपका सिंगल सर्कुलर नॉन हिस्टोन डीएनए है। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। सिंगल रहेगा, स्ट्रोमा के अंदर में डीएनए क्या रहेगा? सिंगल रहेगा, सर्कुलर रहेगा, मतलब ऐसा रहता है। ये इस फॉर्म में सिंगल सर्कुलर डीएनए रहेगा। दिस इज योर डीएनए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या हो गया? आपका डीएनए हो गया। तो डीएनए आपका कैसा रहने वाला है? सिंगल सर्कुलर। कैसा रहेगा? सिंगल रहेगा, सर्कुलर रहेगा, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, मतलब ये प्रोकैरियोटिक नेचर का हो गया। ओके, राइबोसोम क्या है? 70S, ये भी क्या हो गया? आपका प्रोकैरियोटिक टाइप का हो गया। बात आया? क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ चुकी। तो अब मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? आपकी आउटर मेम्ब्रेन। ये आपकी हो गई दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया की आपकी क्या हो गई? या आपका हो गया दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की होल्डिंग से क्या बनता? क्रिस्टी बनता। क्या बनता? क्रिस्टी। ओके, और क्रिस्टी के ऊपर आपका F0 F1 पार्टिकल होगा और इस कहते हैं क्रिस्टी के अंदर में आपका स्ट्रोमा होगा। इसी कहते हैं स्ट्रोमा को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या क्या बोलते हैं उसको? हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या 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 बोलते हैं उसको? हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर? ये क्या हो गया? आपका मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर में आपका राइबोसोम है और आपका डीएनए होगा और आपका ग्रेन्यूल्स हो गया। इतनी बात शायद आपको समझ में आई। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया का। ये आपको ये 8th-9th में सब पढ़ाया गया होगा। अब इसका एक लेवल ऊपर चलते हैं। आखिर इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पावर हाउस क्यों बोलते हैं? ठीक है, क्लियर? ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो आप, ये चीज़ इसमें क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो। ये एक सेल हो गई। क्या हो गई? सेल। और ये क्या हो गया? आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ओके, अब ये सेल हो गया। सेल के अंदर में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता। अब एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझते हो, आप अपने फूड में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो? जब भी आप देखो, अगर मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, जैसे ये आपकी एक रिएक्शन हो गई। यहाँ पर होता है आपका ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ये हो गया आपका ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहाँ आता है? आपकी सेल में आता है। ग्लूकोज कहाँ आता है? आपकी सेल के अंदर में आता है। तो ग्लूकोज जब सेल के अंदर में आता है, ओके, तो वो कौन सी रिएक्शन को शो करता है? ग्लूकोज जब भी कभी सेल के अंदर में आएगा तो ग्लूकोज क्या बनाता है? पायरुवेट बनाता है। यहाँ पे डायग्राम में आप देखो, ग्लूकोज क्या कर रहा है? पायरुवेट बना रहा है। और ये पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना इसको ग्लाइकोलिसिस साइकिल। क्या बोलते हैं उसको हम? ग्लाइकोलिसिस साइकिल। इसका मतलब आपके ब्लड से ग्लूकोज आया, वो सेल के अंदर में जाता है और सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज क्या हो जाएगा? पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो ग्लूकोज क्या हुआ? पायरुवेट में आपका चेंज हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। जब ग्लूकोज पायरुवेट में जब चेंज होता है तो उस समय ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपको ATP बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, ये पायरुवेट कहां पर बन गया? साइटोप्लाज्म में। ये पायरुवेट कहां पर बना? साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद देखो, ये जो टोटली स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया आपका? ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से क्या बना? पायरुवेट। अब ये पायरुवेट क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में आ रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आ रहा है। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसके मैट्रिक्स में आएगा। तो जैसे ही पायरुवेट मैट्रिक्स में आता है तो यहाँ पर साइट्रिक एसिड साइकिल होती है। इसको हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रेब साइकिल। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में ये जैसे पायरुवेट, ये जैसा आपका पायरुविक एसिड रहता है, ये आपका जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में आता है तो क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट करता है और ये क्या बनाता है? NADH FADH बनाता है। क्या बनाता है? NADH और FADH। NADH और FADH बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। किस में जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको ATP मिलती है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? ATP मिलेगी। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? ATP मिलेगा। यहाँ भी आपको क्या मिलता है? ATP मिलता है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो क्या नाम भी लिखा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हम कीमो ऑस्मो
ऑस्मोसिस वो बोलते हैं, कीमो हाइपोथेटिक ये हो गया। ओके, तो ये आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, इसको मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया। तो आपको देखो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्रेब साइकिल से भी एनर्जी मिल रही है और आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भी क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब जब भी कभी आपने ग्लूकोज को खाया तो पहले वो ग्लूकोज कहाँ पर आएगा, आपके सेल के साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बनाता है, तब भी क्या बनती, एटीपी बनती है। लेकिन जब वही कहते हैं ग्लूकोज का पायरुवेट पार्ट जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जाता है तो वहाँ पर वो क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करता है और वो क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है, एनर्जी को बनाता है। बात आई क्लियर? इसको हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, एरोबिक रिस्पायरेशन। क्यों बोलते हैं इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन? क्योंकि इसमें जो होता है बेटा, इसमें इसके अंदर में अगर मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाऊं, दैट इज, अगर मैं आपको एक रिएक्शन, ठीक है, पहले आप एक रिएक्शन देख लो मेरे से, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर, अगर मैं एक रिएक्शन आपको लिख के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे ये हो गया C6, ये क्या हो गया, दैट इज योर C6H12O6, C6H12O6 ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन करके जो बनता है 6CO2 प्लस 6 वाटर प्लस क्या बनेगा, 38 ATP बनता। क्या बनता, 38 ATP। क्या बनेगा आपका, 38 ATP बनेगा। क्या बनेगा आपका, 38 ATP। ओके, तो इसमें अगर मैं आपको यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्शन लिख सकता हूँ, इसको ध्यान से देखो आप, C6H12O6 किससे रिएक्ट कर रहा है, 6O2 से, ऑक्सीजन से। क्या बन जाएगा आपका, 6CO2 प्लस 6H2O। इससे हम क्या लास्ट में ऑप्टेन होता है आपका 38 ATP ऑप्टेन होती है। एंड दैट होल रिएक्शन इज कॉल्ड aerobic respiration. That whole reaction is called aerobic respiration. That whole reaction is called aerobic respiration. That whole reaction is called aerobic respiration. तो मतलब आप देखो ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। बिना ऑक्सीजन की हेल्प से आपका ये ग्लूकोज क्या होगा, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो जब इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा तो आपका क्या होगा, आपका एटीपी भी नहीं बनेगा। बात है, इसीलिए आपको ग्लूकोज के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, आपको इंस्पायरेशन करना पड़ता है कि ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर में जाए। तो वो ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्शन शो करता है और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, 38 ATP बनाता। किसके अंदर में बनाएगा, यूकेरियोटिक सेल के अंदर में बनाएगा। अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल रहेगी तो वहाँ पर आपका 36 ATP बन जाएगा। कितना बनेगा बेटा आपका, 36 ATP बनेगा। कितना बनेगा, 36 ATP। तो एरोबिक रिस्पायरेशन बोलने में क्या होगा, इसमें आप ऑक्सीजन को यूज़ करोगे, ऑक्सीजन को यूज़ करके आप ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बनाओगे और साथ में 38 ATP बनता है यूकेरियोटिक सेल में और 36 ATP आपका कहाँ बनेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। आपका 36 ATP बनता है प्रोकैरियोटिक सेल में, 38 ATP कहाँ पर बनेगा, यूकेरियोटिक सेल में। तो एक क्वेश्चन पूछा था ना, रिस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग को अंदर लेना या ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, उसको हम रिस्पिरेशन बोलेंगे, पर वो रॉन्ग है। रिस्पिरेशन मतलब कि क्या होता है, टेकिंग ऑफ द ग्लूकोज, breakdown of that glucose with the help of oxygen, formation of ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड रिस्पिरेशन प्रोसेस, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बिना आपकी नहीं होगी। बात है क्लियर, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया आपको लगेगा ही, एरोबिक रिस्पिरेशन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया लगेगा ही। बात है क्लियर, क्योंकि ये पूरी की पूरी रिएक्शन ये कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है बेटा। कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म प्लस
माइटोकॉन्ड्रिया। इतना आप समझ गए होंगे शायद, ओके। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में आपका क्रेब्स साइकिल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होती है। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन होती है और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की रिएक्शन होती है। तो मैंने ये बताया, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्सीजन आया, इनकी रिएक्शन से आपका CO2, वाटर और 38 ATP बन जाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। और ये प्रोसेस होने के लिए आपको साइटोप्लाज्म की आपकी ज़रूरत पड़ेगी और आपको माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ती है। साइटोप्लाज्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया है कि जब भी ग्लूकोज जब सेल के साइटोप्लाज्म में आता है तो उस टाइम पर ग्लूकोज आपका पायरुवेट में चेंज होता है। तो ग्लूकोज पायरुवेट में हमेशा सेल के साइटोप्लाज्म में चेंज होगा। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में आता है और सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करेगा, देन आपको क्या मिल जाएगा, ATP आपको मिल जाएगी। तो कहने का एक ग्लूकोज से जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तक आपको लमसम कितना ATP मिल जाएगा, 38 ATP मिल जाएगी इन यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या मिल जाएगा, आपको 36 ATP मिल जाएगी। क्लियर। तो आपको देखा जाएगा पूरा का पूरा ये जो एनर्जी बनने का जो मैक्सिमम जो प्रोसेस हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। तो यहाँ पर आपको कभी भी ग्लूकोज को अगर आपको ब्रेक डाउन करना रहेगा तो आपको 2 साइकिल ऑपरेट करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी क्या हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल, एंड लास्ट हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये 2 चीज़ कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होती, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये साइकिल नहीं होती ना तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं कहलाता। इसका मतलब आपने जो भी कुछ फूड में लिया उसमें जो भी कुछ ग्लूकोज होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो आपके सेल के अंदर में पहुंचती है। आपके सेल के अंदर में ग्लूकोज भी जाएगी और क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के आने की वजह से ये पूरी रिएक्शन आपकी स्टार्ट होगी। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। तो 2 चीज़ मैं आपको पहले मेन आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती, सेल के साइटोप्लाज्म में, ओके। इसके बाद का जो रिएक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 साइकिल होती है, एक होती क्रेब्स साइकिल और एक होती इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इन तीनों साइकिल के मिलने से ही आपको 38 ATP का क्या होगा, मतलब कि आपको गेन होगा। क्लियर। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं, ये इसकी बात हम बाद में करते हैं, ये आप बहुत ध्यान से देखो। इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। डन। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। बात है क्लियर। अब देखो आपको यहाँ पर मैंने क्या चीज़ दिखाने की कोशिश की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो कहते हैं गैप होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये उन दोनों के बीच का ये जो गैप, इसको क्या बोलेंगे, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। और आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन रहती है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का चेन है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का चेन हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन होती है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप हमेशा देखना, यहाँ से आप अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये आपका ये जो NaDH है, यहाँ से ये ब्रेक होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ये लेके क्या होगा, ऐसे ही आगे जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे करते करते ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते होते ये देखो आगे बढ़ रहा है, लास्ट में यहाँ से आते ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दैट इज टेकन बाय ऑक्सीजन। यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखो,
ये एरिया क्या हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स हो गया, दैट एरिया इज योर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अभी मैंने आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से दिखाया था, अगर मैं पिछली बात को करूं, अभी जस्ट ये आप देखो कि सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बीच में क्या बनता है, NADH और FADH2 बनता है। ध्यान से समझना, क्या सिट्रिक एसिड साइकिल में मैंने क्या बोला, NADH और FADH बनता है। यही आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बस उन्हीं के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये NADH और FADH ये कहाँ बन रहा है, मैट्रिक्स से बन रहा है। दिस इज योर मैट्रिक्स। ये क्या हो गई आपका, मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई आपकी, मैट्रिक्स हो गई। क्लियर। तो इतनी बात डन। तो आपका NADH और FADH ये कहाँ पर बना, आपका माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में बना, और यही आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। वही चीज़ मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखो। अगर मैं आपको समझाया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। अब देखो जो NADH और ये जो आपका FADH2 बना था, इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये देखो। अगर मैं इधर से दूसरा कलर लेता हूँ, ये देखो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते क्या हो जाएगा, ऐसे घूमते घूमते यहाँ जाएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, ऑक्सीजन के पास। ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये भी इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहा है, ऑक्सीजन के पास आ रहा है। तो मतलब NADH2 और FADH2 और FADH2 जब भी कहते हैं जब ब्रेक होंगे, तो उनसे क्या होता, उनका इलेक्ट्रॉन निकल के इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते होते किसके पास आता है, ऑक्सीजन के पास आता है। और ऑक्सीजन H+ को लेके क्या बनाता है, वाटर को बनाता है। क्या बनाता है, वाटर। एंड दैट वाटर इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। इतनी बात समझ में आई। मैट्रिक्स में बनने वाले NADH और FADH जब ब्रेक करते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते होते वो ऑक्सीजन के पास आते हैं, और लास्ट में H+ से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर को बनाते हैं। इतनी बात समझ में। एंड दैट वाटर इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोलते हैं इसको हम, मेटाबॉलिक। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या बन रहा है, मेटाबॉलिक वाटर बन रहा है। एक चीज़ आप बहुत ध्यान से यहाँ और भी देखो, जब भी कभी NADH2 और FADH2 का जब इलेक्ट्रॉन जब इस साइड जब जाता रहता है आगे से, यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते, तो उस समय मैट्रिक्स से क्या होता है, मैट्रिक्स से यहाँ पे देखो ये H+ निकल के इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जा रहे हैं। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ ध्यान से। यहाँ से जब ये NADH FADH जब ब्रेक होता है, तो इनका इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आगे चला गया। इनका जो H है, इनका जो H हो गया, ये देखो आपको इनका जो H है, ये जो H है, ये H क्या होता, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को छोड़ के इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाते। क्या आ गया, H यहाँ आ गया, देखो H यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया। इतनी बात क्लियर। तो ये जो कहते हैं H रहते हैं, यहीं से निकल के ये कहाँ पे आ जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। मतलब मैट्रिक्स का जो H+ था वो निकल के कहाँ जा रहा है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर क्या, यहाँ पे बहुत सारे H+ हैं। क्या है, H+, ये निकल के आपके ये कहाँ पर आ जा रहे हैं, आपको निकल के आपको ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ जा रहे हैं। कहाँ आ जा रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ जा रहे हैं। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और ऑक्सीजन पर जाके वाटर को बना रहा है। लेकिन साथ में NADH और FADH2 का इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से निकल के आपका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जा रहा है। इतनी बात क्लियर। इसको मैंने इसलिए बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से आपका ATP बनेगा। देखो क्या होता है, अब यहाँ का सारा H+ निकल के इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ गया, तो इस एरिया में क्या हो गया, इस एरिया में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया। इस एरिया में H+ का कंसंट्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे लो हो गया। यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन आपका लो हो गया, यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन आपका क्या हो गया, बढ़ गया। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ समय बाद यहाँ पे क्या दिया, ये आपका F0 F1 पार्टिकल है। ये क्या है, F0 F1 पार्टिकल। क्या होता है, F0 F1 पार्टिकल। तो आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखो आपको, ये आपका F0 F1 पार्टिकल हो गया। ये आपका हो गया F0 F1 पार्टिकल। इसको बोलते हैं F0, इसको बोलेंगे F1 पार्टिकल। तो देखो
ये आपका F0F1 पार्टिकल है। तो कभी भी इसमें से जब आपका हाइड्रोजन जब पास करता है, क्या पास करेगा? हाइड्रोजन। जब आपका 2H+ इसमें से जब पास करता है, ये देखो पास करके जब जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका ADP और फॉस्फेट, यहाँ पर होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है? फॉस्फेट। क्या हो गया आपका? फॉस्फेट हो गया। क्लियर? तो जब भी कभी भी F0F1 पार्ट, दिस योर F1 पार्टिकल, क्या हो गया? F1। कभी भी F0F1 पार्टिकल से जब आपका H+ क्रॉस करके जब जाता रहता है, तो उस समय क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने की वजह से ADP और फॉस्फेट आपस में क्या हो जाएंगे? ये ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? यहाँ पे बनाते हैं वो ATP बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ATP। क्या बनाते हैं? ATP। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP किससे बनती है? अल्टीमेटली F0F1 पार्टिकल से बनती है। क्यों बनती है F0F1 पार्टिकल से? क्योंकि F0F1 पार्टिकल से जब H+ जब क्रॉस करता है, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, और वो एनर्जी क्या होती है? इस फॉस्फेट को ADP में जोड़ने के लिए। अब आपको पता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में जब आप एक फॉस्फेट जब आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मतलब ATP को अगर आपको बनाना रहेगा तो ADP में एक फॉस्फेट को जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो जब आपका H+ F0F1 पार्टिकल से जब जाता रहता है ना, ये हो गया आपका F0F1 पार्टिकल। तो इसमें से जैसे ही H+ जब जाता रहेगा, ये एनर्जी को रिलीज करता है, तो उसी एनर्जी को यूज करके फॉस्फेट ADP से अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा? ATP बनता है। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या बनता है? ATP बनता है। क्लियर? पक्के से बात। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे दोबारा लेके चलता हूँ। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में क्या आ गया? देखो H+ आ गए, ढेर सारे। क्या आ गए? H+। इस एरिया में H+ बिल्कुल कम हो गया है। अब ये H+ करेंगे क्या? आप देखो ये जो आपका H+ है, यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करते करते ये F0F1 पार्टिकल में आएगा। ये कहाँ आएगा? F0F1 पार्टिकल में आएगा। दिस इज योर F0F1 पार्टिकल। मैं आपको पहले बोला ये क्या हो गया? आपका F0F1 पार्टिकल हो गया। क्लियर? तो ये जैसे जैसे H+ इसके अंदर में आते जाएंगे, जैसे जैसे H+ इसके अंदर में आते जाएंगे, यहाँ पर ADP से क्या बनेगा? आपका ATP आपका बनता चलेगा। जैसे जैसे H+ यहाँ पर आते जाएंगे, इस ADP पर क्या होगा? फॉस्फेट आपका अटैच होगा और आपका ATP लगातार क्या रहेगा? बनता जाएगा, बनता जाएगा। कहने का मतलब जितना ज़्यादा NADH2 और FADH2 बनेगा, उतना ज़्यादा H+ बाहर जाएगा। फिर यही H+ आपके F0F1 पार्टिकल से F0F1 पार्टिकल से हो के आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से होते होते F0F1 के थ्रू ये स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में आएंगे, तब आपका क्या बनेगा? ATP बनता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या बनती है? ATP बनती है। अभी आपको समझ में आया? स्टार्टिंग में भी मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप आउटर मेम्ब्रेन को निकाल दोगे, अगर आप आउटर मेम्ब्रेन को निकाल दो तो एनर्जी नहीं बनेगी। मैंने क्यों बोला था? अगर आप आउटर मेम्ब्रेन को निकाल दोगे तो ये सारे ये जो H+ रहेंगे, ये सब साइटोप्लाज्म में सब भग जाएंगे। तो जब साइटोप्लाज्म में जब सब भग जाएंगे, तो ये जो आपका H+ है, ये कभी भी F0F1 पार्टिकल के थ्रू नहीं आएगा। तो जब इसके थ्रू नहीं आएगा तो आपका यहाँ पर ATP भी नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ATP बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चाहिए, ATP बनाने के लिए आपको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस चाहिए, ATP बनाने के लिए आपको आउटर मेम्ब्रेन चाहिए। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को निकाल दोगे तो H+ ये आपका सब साइटोप्लाज्म में सब भग जाएगा। फिर आपका ये H+ F0F1 पार्टिकल से मैट्रिक्स में दोबारा से वापस नहीं आएगा, तो आपकी ATP भी नहीं बनेगी। ATP कैसे बनती वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी मैंने क्या बोला? H+ जब यहाँ से आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करता है। तो इसकी वजह से ADP आपका ATP में चेंज हो जाएगा। क्लियर बात? तो इसके थ्रू ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अपनी एनर्जी को बनाता रहता है। क्लियर? तो फिर से मैं आपको एक शॉर्ट में तुरंत मैं आपको रिविजन का आपको करवा देता। ये देखो, मैंने आपको स्टार्ट किया
आपकी सेल में क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया, क्या आ गया, ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन आया, रिएक्शन स्टार्ट होती है तो ग्लूकोज क्या हुआ, पायरुवेट में चेंज हो गया साइटोप्लाज्म में, उसमें आपकी कुछ एनर्जी बनती है, उसको हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बोलेंगे। ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज होना इसको ग्लाइकोलाइसिस। फिर ये पायरुवेट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आता है और ये सिट्रिक एसिड साइकिल में ये जब जाएगा तो NADH2 और FADH2 बनाता। जैसे ही NADH2 FADH2 बनता आपका क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका एक्टिव होगा, क्या हो जाएगा, ये NADH2 और FADH2 के इलेक्ट्रॉन को ले जाके ऑक्सीजन को देंगे और वाटर को बनाएंगे। उसी टाइम पर क्या होगा, NADH2 और FADH2 का H+ इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जाता और फिर यही सारे H+ क्या रहेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे थ्रू द F0F1 पार्टिकल। देन आपका क्या बन जाएगा, ATP। ये हो गया हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+, इधर क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन ऑफ H+। ओके, अब ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के H+ ऐसे 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 मूव करते करते F0F1 पार्टिकल के अंदर में आएंगे तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, ADP फॉस्फेट से अटैच होगा और क्या बन जाएगा, ATP। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प की मदद से आपका क्या बनता है, आपका ATP बनता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, क्लियर। अब आपको कुछ नई पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखो, जैसे ये टोटल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो आप ध्यान से। प्रोकैरियोटिक सेल अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल। अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल रहती है तो उसके अंदर में 36 ATP बनता है। कितना बनता, 36 ATP। और अगर कोई आपकी यूकैरियोटिक सेल, अगर कोई आपकी यूकैरियोटिक सेल हो गई तो उसके अंदर में कितना ATP बनेगा, 38 ATP बनेगी। कितनी बनेगी, 38 ATP। क्लियर। तो इसमें से आप समझ के रखो, ये जो आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में आपको कितनी एनर्जी बन रही है, 6 ATP बन रही है। कितनी बन रही है, 6 ATP। और ये आपका पायरुवेट एस्टर कोए में जब चेंज करता है तो उसमें आपको कितनी एनर्जी बनती है, 6 ATP बनती है। कितनी बनती, 6 ATP बनेगी। और क्रेब साइकिल में जब आपको देखा जाएगा तो टोटल आपको कितनी एनर्जी बनती है, 24 ATP बनती है। कितनी बनेगी, 24 ATP। अगर आप इसको टोटल अगर आप जोड़ दोगे तो आपको यहाँ पर लमसम कितना मिल जाएगा, ओके, 36 ATP मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 36 ATP मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 36 ATP। तो आपने अगर 1 मोल ग्लूकोज लिया, अगर आपने 1 मोल ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज आपका ग्लाइकोलिसिस साइकिल में पहले जाएगा, फिर लिंक रिएक्शन में जाएगा, फिर आपका क्रेब साइकिल में जाएगा। ये पूरा ब्रेकडाउन होते होते आपको कितना आपको ATP मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको 36 ATP मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में आपको 38 ATP मिलेगा। तो वही मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया वाला है। तो इसमें आप देखो, ग्लूकोज जब पायरुवेट में जब चेंज होता है तो आपको नेट गेन प्रोकैरियोटिक सेल में आपको 6 ATP होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपको ये नेट गेन क्या हो जाएगा, 8 ATP हो जाएगा। इसके बारे में कभी आपको एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना तो आपको वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। बात आए क्लियर। कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या बनेगा, 6 ATP बनेगा। यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या बनता, 8 ATP बनेगा। तो मैं क्लियर फिर से बता रहा हूँ, ग्लूकोज से पायरुवेट जब बनता है, ग्लूकोज से जब पायरुवेट जब बनता है बेटा, तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल रहेगी तो 6 ATP बनेगा, यूकैरियोटिक सेल रहेगी तो 8 ATP बनेगा। ठीक है। फिर पायरुवेट से एस्टर कोए जब बनता है बेटा तो 6 ATP बनता है। क्लियर। जब एस्टर कोए जब क्रेब साइकिल में आता है या साइट्रिक एसिड साइकिल में आता है तो कितना ATP बनता है बेटा, 24 ATP बनता है। तो अगर आप पूरा जोड़ लो 6 और 24 तो 36 ATP बनेगा ही ना प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल में जाते हो तो आपको 8, 6 और 24 को जब आप जोड़ना तो आपको क्या आ जाएगा, 38 ATP आ जाएगी। क्लियर। और ये ATP के बनने का तरीका क्या है, मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या चीज लगेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि आपको पहले ही पता चुका है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH, FADH क्या चीज करते हैं, H+ को बाहर फेंक देते हैं, फिर वो H+ दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में आता है F0F1 पार्टिकल के थ्रू, देन ये आपकी ATP बन के तैयार होती हैं।
इतनी बात क्लियर। ग्लाइकोलिसिस में आपको 6 और 8 ATP बनेगा। इट डिपेंड अपॉन द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अगर आप कनेक्टिंग लिंक को देखोगे तो आपको क्या बनेगा 6 ATP। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स साइकिल को देखोगे तो आपको 24 ATP बनेगा। दोनों को आप पूरे को आप जोड़ना तो आपको क्या मिल जाएगा 36 ATP का नेट गेन मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ आप देख सकते हो 38 ATP आपको तब मिलेगा जब ये सेल क्या हो जाएगी, जब ये सेल आपकी प्रोकैरियोटिक रहेगी। इतनी बात क्लियर। बस मुझे आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करना था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा। बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बिना क्रेब्स साइकिल, बिना ग्लाइकोलिसिस के ओके माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी बना के नहीं दे सकता। और एक बात खास, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को आप उसको रिमूव कर दो तो माइटोकॉन्ड्रिया बेकार हो जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में H+ नहीं रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज़्यादा ATP को नहीं बना पाएगा। बात आई क्लियर। तो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस का भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको जैसे इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई। जैसे कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया में क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है? बैक्टीरिया में क्या माइटोकॉन्ड्रिया है आपका? तो आप बोलोगे नहीं सर, बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। RBC के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? बोलो, उसके अंदर में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। लेकिन RBC भी तो क्या करती है, फंक्शन तो परफॉर्म तो करती है ना, उसको भी तो एनर्जी चाहिए होगा। तो वो एनर्जी वो कैसे बनाती है? तो RBC के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया बेटा नहीं होता। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये डायग्राम, तो अगर आप समझ के रखो तो ये अगर आप देखो तो मैंने जैसे ये बना दिया, मैंने RBC बनाई। क्या बनाई? RBC। तो RBC के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा। RBC के अंदर में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। ओके, और उससे उसको क्या बनता है? उससे उसको ATP बनती है। RBC के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तभी भी RBC अपनी एनर्जी बनाती है थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जहाँ पर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है। क्लियर बात। अब बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया के अंदर में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया अपनी मेम्ब्रेन को क्या करता है? बैक्टीरिया अपनी मेम्ब्रेन को ओके बैक्टीरिया जो रहता है वो देखो, अगर मैं ये दिखाऊं, ये हो गया आपका बैक्टीरिया। क्या हो गया? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है। तो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन अपने अंदर में ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स बनाती है। क्या बनाती है? फोल्डिंग्स बनाती है ऐसे ऐसे। उसकी मेम्ब्रेन ये जो ये आपकी मेम्ब्रेन ये क्या बनाती है? इसको फोल्डिंग्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं मेसोजोम। क्या बोलेंगे? मेसोजोम। क्या हो गया आपका? मेसोजोम। क्या हो गया बेटा? ये आपका मेसोजोम। तो बैक्टीरिया के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या बनाती है? फोल्डिंग बनाती है अंदर अंदर, उसकी सेल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं मेसोजोम। तो इस मेसोजोम के थ्रू बैक्टीरिया अपनी ATP को बनाता है। बैक्टीरिया के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन तब भी बैक्टीरिया अपनी एनर्जी को बनाता है थ्रू इट्स मेसोजोम लेयर। थ्रू इट्स मेसोजोम लेयर। तो मेसोजोम क्या है? सेल मेम्ब्रेन की ये फोल्डिंग्स होती हैं। क्लियर। बाकी जिन प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो वो इस तरीके से आपकी एनर्जी को बनाएंगे। ओके, शायद इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा बेटा, जो मैंने आपको ट्राई किया समझाना कि माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। ओके, इतना आपको शायद समझ चुका होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।